राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त डॉक्टर रमनदीप। डॉक्टर साहब राम राम सभी को। मेरा नाम डॉक्टर रमनदीप है और मैं आज बाबा जी के मैं साथ। पहले जरा डॉक्टर साहब का पूरा परिचय दे दूं। आप इज एन एमडी डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ हिंदुत्व के लिए बहुत शिद्दत के साथ पूरे जिसे कहते हैं ना, बड़ा डूब के काम करते हैं। पक्के राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, राइट विंग। तो डॉक्टर साहब, क्या आपके मन में क्या, आप आज डॉक्टर साहब ने मुझे इनफैक्ट इनवाइट किया है बात करने के लिए। जी सर, जो मेरे सवाल है एक्चुअली वो मेरे नहीं है, सारे देश के सवाल है। हर जिसको अपने देश से प्यार है, सच्चे हिंदुस्तानी है, उसके जहन में ये सारे सवाल आते रहते हैं। जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि हमने जब आज़ादी ली इतने संघर्षों के बाद, और ये इतने विशाल हृदय के साथ आज हम बात कर रहे हैं। जो हमारा देश है आज, एक इसमें बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अलग देश बना ले। जैसे कि मैं हरियाणा में रहता हूँ, बगल में ही पंजाब है, तो पंजाब के लोग खालिस्तान की मांग करते रहते हैं। और आज मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी से बहुत सारे सवाल पूछूंगा। ये सवाल मेरे नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी के सवाल है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बाबा जी, जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग देश भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपना स्वतंत्रता का संग्राम चलाए हुए थे। तो अगर उस समय लोग सोचते कि हमारे देश के नागरिक आज़ाद होने के बाद ये सोचेंगे कि अलग देश बना लेंगे, तो उस टाइम उनकी क्या मानसिकता रहती? नहीं, देखिए, अभी आप जैसे बता रहे थे, जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो पता नहीं 526 या कितनी रियासतें थी। जी सर। और उनका इंडिया को एक राष्ट्र बनाने का तो कोई इरादा नहीं था। तो वो तो सब अपने अपने, तो उनके दिमाग में तो था कि सब अपनी अपनी अलग अलग आजादी लेंगे, अलग अलग वापस 526 स्टेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद पटेल साहब ने बोला कि नहीं साहब, इसको एक संयुक्त सबका करके एक राष्ट्र बनाया जाए जिसका नाम भारत हो। इससे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उससे 30 साल पहले कुछ लोगों को लगने लग गया था टू नेशन थ्योरी जो बोलते हैं। हाँ। वो जिन्ना रहता कराची में था, और टू नेशन थ्योरी देखो बंगाल में करवाई, और इधर अपना कराची क्योंकि बॉम्बे रियासत में आता था उस टाइम, और इधर वाले पाकिस्तान में। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि आज़ादी तो मिले लेकिन देश उनका अलग हो। तो ये उस टाइम अगर हम उनको बता पाते, क्योंकि उस टाइम इतना एडवांस नहीं था, तो वो भी एक टाइप से देशद्रोही भी ही मानेंगे आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, अलगाववादी सोच तो मुसलमानों में आ गई थी। जिन्ना ने और उससे पहले इकबाल ने वो बीज डाल दिया था। खैर सर, मैं एक बात अभी भी मानता हूं, बंटवारा हिंदुस्तान के लिए सही था, परंतु यदि पॉपुलेशन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया होता। दिक्कत उस दिन हुई जिस दिन बंटवारे के बावजूद उस जमाने में 4-4.5 करोड़ मुसलमान गांधी और नेहरू ने इस देश में रख लिए, और आज उन्होंने एक तीसरा पाकिस्तान भारत में फिर बना लिया है। जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये टू नेशन थ्योरी चल रही थी तो उस टाइम जो है जिन्ना ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, और उस टाइम अंग्रेजों ने बोला था कि आप एक इलेक्शन करवा लो पूरे इंडिया में, सरकार ऊपर की सरकार हम चलाएंगे और नीचे की सरकार आप लोग चला लेना। तो उस टाइम जिन्ना ये जो जो वोट मिले थे, जो ये इधर वाला पाकिस्तान है उसमें इतने वोट नहीं मिले थे। तो इसका मतलब जिन्ना के पास इतना जनाधार नहीं था कि वो पाकिस्तान, मतलब लोग नहीं चाहते थे, सिर्फ जिन्ना या फिर नेहरू, ये 10-20 लोग ही पूरे उस मोमेंटम को खींच रहे थे। और चलो उन्होंने देश बना लिया, आज वो देश कहाँ पर है? आज मुझे जो लगता है जो खालिस्तान की आवाज है ना, वो पाकिस्तान की, वो पंजाब की आवाज नहीं है, वो महज 10-20 ऑडियंस की ही एक वो है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, सच बताऊं आपको,
हम लोग लीपा पोती करते हैं जब ये कहते हैं कि नहीं ये चंद लोगों की आवाज है। हर सिख के मन में कहीं ना कहीं एक ये कीड़ा तो कुलबुलाता रहता है, कभी सो जाता है कभी जग जाता है कि अलग देश बना लें, अलग खालिस्तान बनाने का कीड़ा सिखों के दिमाग में है। बहुत थोड़े से हैं जिनमें नहीं है, अधिकांश के मन में। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके कम है, जैसे ही ये भारत से बाहर जाते हैं फिर वो बाहर निकल के आ जाता है, वो तुरंत खालिस्तानी हो जाते हैं। ये क्यों है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे तो ये लगता है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां बैठ के ये समझ में नहीं आता क्या कि एक नागरिक जो उसकी आइडेंटिटी देश के साथ जुड़ी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने तो वो खो दिया क्योंकि वो बाहर रहते हैं। अब जैसे जब हमारा देश का आदमी कहीं, वो इनफैक्ट कटी पतंग है, कटी पतंग है। अब मैं इसको और उनको ये पता ही नहीं है कि वो एक बार एक पतंग उड़ रही थी तो वो डोर से उसकी बातचीत चल रही थी, तो डोर उस पतंग को बोली आज तो तू बहुत ऊंचा उड़ रही है, बोले मैं तो चांद पे चली जाती तो तन्ने रोक रखा हो। तो पतंग डोर से क्या बोली कि मैं तो चांद पे चली जाती पर तूने मुझे बांध रखा है। तो डोर ने उससे कहा कि तेरी गलतफहमी है, मैं हूं तभी तो इतना ऊंचा उड़ रही है, जिस दिन मैं तेरे से कट जाऊंगी ना तेरे को तो लूट के खा जाएंगे। बोला ऐसा छोड़ना है ना, बोला चल ले। तो पतंग डोर ने क्या किया, वो तोड़ दिया, वहां से पतंग को आजाद कर दिया। तो पतंग उड़ के चांद पे गई होगी या जमीन पे गिरी होगी, अब आप बता दो। सर जी मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हिटलर ने बहुत साल पहले यहूदियों को खत्म करने की कोशिश करी थी, और यहूदी आज कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। अगर यहूदी बोलने लग जाए कि यहाँ कुछ नहीं है, हमें एक बढ़िया जगह पे, और यहूदी सरदारों से ज्यादा देश में फैले हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब 50% पैसा, 50% नोबेल प्राइज, ये तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। हाँ। ये तो अगर वो लोग बोलने लग जाए कि भाई इजराइल को ना वहाँ नहीं रखना है, हाँ इजराइल वो गर्व किया, वो तो गर्व किया, जॉर्डन के बॉर्डर में नहीं रखना है, उसको ग्रीनलैंड या फिर कोई बढ़िया कनाडा में छोटी सी एक अच्छी जगह, अमेरिका में। हाँ। अब इजराइल उस जगह से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी नागरिकता रूट्स है वहां पर। अब खालिस्तान लोग वहां से मान लो बाहर बैठ के सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से अलग देश बना लेंगे। आज देश में पूरे विश्व में 6-7 धर्म है, लेकिन अगर आप 200, 3000, 4000 साल का इतिहास देखो तो बहुत सारे धर्म आए हैं, चले गए, आए हैं, नए बने हैं, लेकिन उनको हमें पता नहीं है। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अपने रूट से अलग हो गए, और उनके भी लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि यहाँ से नहीं दूसरे देश में जाके, जैसे मंगोल है, मंगोल ने बहुत सारा वो कर लिया था, लेकिन आज मंगोल को सिर्फ हिस्ट्री में जानते हैं। मंगोलों ने तो सारा कंट्री पूरे वर्ल्ड में जीत कर लिया था। तो जो खालिस्तानी बाहर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम अलग देश बना लेंगे, और इनको बरगला भी रहे हैं, तो आपका क्या राय है इसके ऊपर कि एक देश उसके नागरिक को क्या देता है, उसकी रूट्स उसको क्या देती है? वही बात है ना, जो नेशनैलिटी होती है वो डोर है, और हम आप वो पतंग है जो उस नेशनैलिटी उसके कारण हम उड़ रहे हैं। हमारा आज जो भी अस्तित्व है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, हम बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं या नीचे उड़ रहे हैं, पर उड़ उस डोर की वजह से रही है, वो नेशनैलिटी नहीं हमको बांध रखा है। एक बार बताऊं, बैल की कोई कीमत नहीं होती, कीमत उस खूंटे की होती है जिससे वो बंधा होता है। अच्छा, कुछ बैलों को आदत होती है, गांव में अगर आप देखा होगा कि वो बैल जो है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो अपना जो रस्सी है ना, इतने स्मार्ट होते हैं, वो जीप से ना रस्सी खोल लेते हैं। तो हम लोग, हमारे ताऊ जी क्या करते हैं, तो गोबर लगा देते हैं देखिए खोल ना पाए। या कुछ बैल इतने बदमाश होते हैं कि वो खूंटा ही उखाड़ लेते हैं। तो वो जब बैल अपने खूंटे से उखड़ गया या छूट गया और आवारा घूमने लग गया, उसकी वैल्यू 0 होती है। देखो, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ,
उसके आसपास जापान भी आजाद हुआ, सिंगापुर है, और पाकिस्तान तो चलो है। वो तो चलो बर्बाद मुल्क है ना उसका। अच्छा एक मिनट, क्यों बर्बाद हुआ? अलग देश मांग लिया। अलग देश मांगा, पर जो मेंटालिटी थी ना वो नेगेटिव थी। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी बुनियाद नफरत पे रखी गई, हिंदुओं के प्रति नफरत पे बुनियाद रखी थी, इसलिए वो देश, अच्छा वो उस नफरत को आज तक पाल रहे हैं। और खालिस्तानी भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहे हैं। खालिस्तान की बुनियाद भी हिंदुओं के प्रति नफरत पर है, और ये बर्बादी का रास्ता है। इसमें मैं आपकी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। यूरोपियन कंट्री भी चाहते हैं कि इंडिया की और स्ट्रेस आए, और स्ट्रेस का बाहर के देशों का यही रहता है कि उसके अलग टुकड़े कर दो या फिर अलगाववाद पैदा कर दो। तो खालिस्तानी वहां बैठ के जो बोल रहे हैं कि हम अलग देश बना लेंगे, कितने दिन चला लेंगे वैसे आप? मतलब 100 साल 50 साल कितना? वैसे अगर मान लो भाई ये ले लो खालिस्तान ये बना दिया, आपको कितना लगता है कितने तो दिन? खालिस्तान तो मुझे लगता है एक दिन भी सर्वाइव नहीं करेगा। मैं उसका कारण है, एक पंजाबी सिख इंटेलेक्चुअल ने ये बात कही है कि यार ये सोच के देखो कि इज दिस कंट्री फिजिकली एंड इकोनॉमिकली वायबल? एक वायबिलिटी होती है ना भाई। आपने अस्पताल यहां क्यों खोला? आप अगर जंगल में आज यहाँ इस बिल्डिंग का 1 लाख रुपए किराया देते हो, मैं आपको एक चलिए ऐसी जगह दिला देता हूँ जहां इतनी बड़ी बिल्डिंग 5,000 में मिल जाएगी, और वहां पेशेंट नहीं मिलेंगे। वहां पे किराया तो सस्ता है बिल्डिंग का, पर वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होगा हॉस्पिटल। खालिस्तान जो है द कंट्री द नेशन इकोनॉमिकली वायबल है। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एम्बेसी बना रखी है उन्होंने खालिस्तान। हाँ मतलब ये है कि भाई जस्ट ताला ले आओ और घर बार तो बाद में बना लेंगे। एक बात बताऊं आपको मैं, एक बार क्या हुआ कि कुछ झगड़ा हो गया जम्मू में जो ये सिख ट्रक चलाते हैं जो कि श्रीनगर जम्मू जो भी सप्लाई लाइन है, तो कुछ झगड़ा हो गया तो इन्होंने बायकॉट कर दिया। 1 हफ्ते कोई ट्रक नहीं गया श्रीनगर। तो श्रीनगर में तो तीसरे दिन किल्लत हो जाती है हर चीज की। तो कोई बात हुई तो महबूबा मुफ्ती सीएम थी, तो उसने एक बयान दे दिया अगर जम्मू हमारा रास्ता ब्लॉक करेगा तो हम मुजफ्फराबाद का रास्ता खोल देंगे। तो मेरे एक दोस्त है, वो एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर थे, तो उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि महबूबा जी आपका सेब 150 रुपए किलो बिकता है, और वो 150 रुपए किलो पता कहाँ बिकता है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बेंगलोर में। मुजफ्फराबाद वालों की औकात है 150 रुपए का सेब खाने की? 20 रुपए वाला खाते हैं वो तो तब की वो जो ड्रॉपिंग्स होती है ना सर, जो हमारे यहाँ बोरी में भर के जूस वाले, कितने दिन खा लेते हैं। तो मुजफ्फराबाद की औकात ही नहीं है कश्मीर का सेब खा ले। सर औकात है सरवाइव करने की। नहीं, मैं इसमें आपकी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। उस टाइम जब आज़ाद हुए थे, देखो जापान ने कितनी तरक्की कर ली, इजराइल तो कर ही रहा है, और भी बहुत सारे देश है, चाइना भी अमेरिका के टक्कर दे रहा है। इसका मुझे ये लगता है कि वहाँ के लोग उस देश में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके नागरिक होने पर गर्व महसूस करते हैं, और मिलजुल के काम करते हैं, तब जाके वो देश आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग देश मांग रहे हैं, कभी पटरी पे बैठ जा रहे हैं, कभी सड़क पे बैठ जा रहे हैं, किसी को कोई कानून में दिक्कत आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो खालिस्तान की मांग है, ये मतलब चलो भाई दे दिया, हम वो सरवाइव भी कर लें, जैसे पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है वो भी कर लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ धर्म? अच्छा कैसे सरवाइव कर लेंगे? उनके पास गेहूं और चावल के अलावा किसी तीसरी चीज का प्रोडक्शन नहीं है आज की तारीख में पंजाब में। और वो भी गेहूं चावल अगर मोदी ना खरीदे ना, सर उनका असली झगड़ा क्या है? हमें एमएसपी दे दो है। और मोदी अगर गेहूं और चावल पंजाब का ना खरीदे तो 5 रुपए किलो ना बिके। अब जैसे और 1 मिनट, पंजाब का गेहूं और पंजाब का चावल अगर पीडीएस में ना बिके
पीडीएस मतलब मुफ्त में मोदी राशन खिलाता है दुकान। राशन की दुकान पे, तो कोई खरीदार नहीं है वर्ल्ड में। और तीसरी चीज कुछ होती नहीं। अच्छा, पानी कहाँ है सारा? पानी तो सारा ऊपर ही है। सर, भाखड़ा इज नॉट इन पंजाब, हाँ, इट इज इन हिमाचल। वो सारा का सारा पानी की जो स्टोरेज है ना, हिमाचल में है। मेरा जो वो नदियां कहाँ से आ रही हैं? मेरा मेन कंसर्न क्या है, मान लो इनको खालिस्तान मिल गया लड़ झगड़ के, तो गुरु गोविंद सिंह जी की अस्तित्व कितने दिन बचा लेंगे? उनकी क्या गलती है, उन्होंने इतना संघर्ष किया। गुरु नानक नहीं, देव- पहले तो मुझे ये बताओ, मान लीजिए अलग हो गया, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, हालेलुया से बच जाएंगे? पूरी दुनिया नहीं बच पा रही, ये कहाँ से बच जाएंगे? अभी 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 25 दिसंबर को उनके जुलूस देखें, जो हालेलुया के जुलूस क्रिसमस पे निकले हैं पंजाब में, वो आप देख लेते ना, आपकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्या हाल है धर्मांतरण का। सर, 120 करोड़ हिंदू वो नहीं संघर्ष कर पा रहा, इन 2-3 करोड़ ही होंगे। ये मुश्किल से 1.5 करोड़। अब उसमें से भी काम के तो लाखों में ही है, नशे हाँ। की चपेट में आ गया। बाकी तो चुट्टा पीते। मेन आदमी तो काम के तो 15 काम कितने लोग? ट्रक ड्राइवर है सारे। मतलब जो संघर्ष की लड़ाई आज लड़ की सकते आज हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लाइव किया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है कि ए सिखों, ए पंजाबियों, सिख रेजिमेंट में वापस भर्ती होना शुरू करो। सर, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई, या तो चिट्टे ने बर्बाद कर दी, जो थोड़े बहुत बचे थे वो कनाडा जाके बर्बाद हो गए, वहां जाके अंग्रेजों की पेटी जॉब्स। सर, मैं बड़ा दर्दनाक, एक मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट था, ही वाज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, 12th का स्टूडेंट था, और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। फिजिक्स में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता था। 12th में उसने 98 समथिंग स्कोर किया था। तो ना मेरी वाइफ उसको, शी इज द प्रिंसिपल, तो वो उसको हमेशा प्रमोट करती थी, तो कि तू ना 12th के बाद ये सब्जेक्ट लेना। तो ना एक बार मैम उसको मोटिवेट कर रही थी, तो उसके बगल के 2 लड़के थे ना, वो हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा, हंस क्या रहे हो? मैडम, तुझे इन्हों साइंटिस्ट बनाई जाते हो, ये ट्रक चलान नु पैदा। सर, वो लिटरली वो बच्चा चला गया, कनाडा चला गया, और आज वाकई ट्रक चला रहा है। लेकिन एक देश के नागरिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और एक कम्युनिटी को लगा हुआ है, मतलब कम्युनिटी को बरगलाया जा रहा है कि आप ट्रक चलाओ। इसमें कहाँ से देश की तरक्की है? मतलब सरकार के लिए भी कितना बड़ा सवाल है ये, कि अपने ही देश के नागरिकों को कैसे समझाएं। और सर, वो एक और भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो 50 लाख रुपया लेके कनाडा जाता है, और वहां जाके अपने देश का नाम और खराब करता है। वहां जाके अपने देश का नाम और खराब। एक तो हमारा इतना टैलेंट वहां चला गया, 50 लाख रुपए भी लेके। और दूसरे विदेश एजेंसियों की भी नजर रहती है इनके ऊपर, क्योंकि ये टूल किट है। हाँ, ये वहां तो जाते ही खालिस्तानी बन जाते हैं। सुसाइड बॉम्बर है ये तो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहां जाके वो सेफ्टी महसूस करते हैं। और भारत के खिलाफ लड़ाने के लिए उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। और जबकि मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है, जो हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़के लड़ा है, उसकी एक सरकार है, वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, और इस देश की जो जमीन है वो सरकार की है, हमारी नहीं है। मतलब मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, सरकार मुझसे कभी भी ले सकती है और मेरे को बोल सकते हैं कि भाई ये खाली करो। ये हर नागरिक पे अप्लाई होता है। क्यों? बिल्कुल। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जगह पर रजिस्ट्री करा ली या फिर कोई ये मेरी होगी। सरकार जब चाहे मुझसे वापस ले सकती है। बिल्कुल, राष्ट्र हित में वो कभी भी। और खेती की भी जो जमीन है, आपको पता है, कोई भी जमीन ना वापस ना, ले सकती है। खेती सिर्फ ऊपर की 6 इंच आपको दे रखी है, 6 इंच के नीचे जो कुछ है वो गवर्नमेंट का है। तो ये किसी भी नागरिक को, मतलब खालिस्तानी हो, और भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जमीन है, मुझे अलग देश बनाना है। कि भाई ऐसा एक संवैधानिक देश में नहीं होता है। देश कायदे कानून से चलता है, और वो जो सरकार ऊपर से जो हम चुन के भेजते हैं वो डिसीजन लेती है। अगर खालिस्तान बनाना है तो आप यहाँ से MP बना के भेजो, MLA बना के भेजो, उनमें अगर दम है तो वो
जो रूल रेगुलेशन है वो पास कराओ और आप करवा लो जो करवाना है। ऐसा थोड़ी है कि 200-300 लोग आके हल्ला करोगे दूसरे का जीना। दूसरी बात एक और, हर आदमी को जीने का अधिकार है। मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो उसकी वजह से दूसरे आदमी का राइट इशू नहीं आना चाहिए। मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं तो दूसरे आदमी का इशू नहीं होना चाहिए। आप तो पूरे सिस्टम को ही खराब कर दे रहे हो। डॉक्टर साहब, मैं देखिए आज की बात को हम अपन कंक्लूड कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं, जो भी पतंग अपनी डोर से अलग होने की बात करती है या अपनी डोर से टूटने का सपना देखती है या जिसको लगता है कि उस डोर ने मुझे बांध रखा है, वो अपने पतन की, अपने विनाश की सोच के साथ पल रही है। जिस दिन आप डोर से कट गए, जिस दिन आप अपनी जड़ों से कट गए, और वो आपकी जड़ें इस देश में हैं, जिस दिन आप उन जड़ों से कट गए, आपका भी पाकिस्तान या किसी ऐसे ही देश की तरह विनाश होना तय है। फिर वो चाहे खालिस्तानी हो, चाहे इस देश का कोई भी हो जो इस देश से अलग होने की बात सोचता है या इस देश से दूर, या इस देश को भी छोड़ के जो जाने की बात सोच रहा है, वो अपने विनाश की भूमिका बांध रहा है। पतंग से मुझे याद आया कि जैसे बसंत पंचमी में पतंग उड़ाते हैं ना, ये सब अलगाववादी अब निकल के सामने आएंगे और भी आएंगे, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाला है। हाँ। इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कि चारों तरफ से देश में अराजकता फैलाए, और इलेक्शन उसके लिए सबसे बढ़िया होता है। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।